हेलो दोस्तों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रायिकता नाम के चैप्टर के बालाजी प्रकाशन से। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो अभी तक हम सब लोगों ने बालाजी प्रकाशन से अपने मैथ में क्लास 12th की मैथ में रिलेशन एंड फंक्शन और इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इन तीनों चीजों को एकदम पूरे के पूरे चैप्टर एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट कर लिया है। और अब हम स्टार्ट करेंगे प्रायिकता, जो कि हमारी बालाजी प्रकाशन गणित की एक्सरसाइज 24.1 की है और ये इसका पहला पार्ट है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हम सब लोगों ने कक्षा 9, 10, 11 में बेसिक चीजें जानी प्रायिकता की। यहां पर हम पढ़ेंगे कि हमें प्रतिबंध दे दिया जाएगा, उन प्रतिबंधों के हिसाब से हमें प्रायिकता निकालनी होगी घटनाओं की। ठीक, तो प्रायिकता का मतलब हम सब लोग जानते ही हैं, किसी भी घटना के होने या ना होने की संभावनाओं के बारे में ये प्रकट करता है। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी इसे कहा जाता है इंग्लिश में भैया। तो यहां पर जैसे कि फर्स्ट ईयर में हमने यानी कि 11th क्लास में हमने पहली एक्सरसाइज से ही स्टार्ट किया पढ़ना सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि। तो सेम वही यहां पर होने वाला है। अगर हम प्रतिदर्श समष्टि को निकालना जान गए तो पहली एक्सरसाइज तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी फार्मूले में रख करके ही। ठीक, तो सैंपल स्पेस क्या होता है उससे जाने से पहले हम ये जानेंगे प्रायिकता। प्रायिकता का जो फार्मूला होता है, किसी भी घटना की प्रायिकता, जैसे एक हम सिक्का को उछाले, एक सिक्का को उछाला, हमारे पास दो परिणाम प्राप्त मिलेंगे, या तो आएगा शीर्ष या तो आएगा पुच्छ। ठीक है, तो घटना के अनुकूल परिणाम और बटा कुल संभव परिणाम, ये होती है प्रायिकता का फार्मूला। अगर कोई घटना इवेंट है, इवेंट को ई से लिखा जाता है या एफ से लिखा जाता है, ए बी किसी भी चीज से हम लिखेंगे तो उसी के सफिक्स मतलब उसी के साथ हम पी को ऐड करेंगे। हमने मान लिया यहां पर कोई घटना घटित हो रही है, उसको हमने नाम दिया ई, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ये प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? कोई इवेंट है एक घटना की, पीई, ये बराबर होगा इस इवेंट के लिए अनुकूल परिणाम यानी एनई और बटा कुल परिणाम जो होता है, कुल परिणाम ही हमारा प्रतिदर्श समष्टि होता है। यानी एक सिक्का को उछाला, कुल कितने परिणाम मिले, ये प्रतिदर्श समष्टि। दो सिक्कों को उछाला, कितने परिणाम मिले, ये प्रतिदर्श समष्टि। एक पासा फेंका जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इतनी चीजें आ सकती, 6 चीजें आ सकती हैं, 6 ही परिणाम हमें मिल सकते हैं। तो ये हुआ प्रतिदर्श समष्टि एक पासे को फेंकने पर। दो पासे को फेंका जाएगा तो प्रतिदर्श समष्टि 36 आएगा यानी कि 36 आएगा। तो ये होता है हमारा कुल परिणाम जिसे हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। ये इससे प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस को एस से लिखा जाता है, और क्योंकि ये संख्या के बारे में बता तो हम क्या लिख देंगे नीचे एनएस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट्स, और ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, घटना की प्रायिकता। और घटना के कुल परिणाम अनुकूल वो भी परिणाम, ये नहीं प्रतिकूल लेना है, और ये होता है हमारा प्रतिदर्श समष्टि यानी कुल परिणाम। और एक बेसिक चीज ये भी जानते हैं कि जो घटना की प्रायिकता होती, किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 और 1 के बीच में ही होती है, इससे बाहर नहीं होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है 0 से लगा करके 1 के बीच में ही होती है, इससे ना तो कम हो सकती है और ना ही ज्यादा। 1 से ज्यादा नहीं होगी यानी अंश हमेशा छोटा आएगा, हर बड़ा आएगा। 0 से छोटा नहीं होगा यानी ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हम इन सब चीजों को तो जानते ही जानते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, वो है हमारा प्रतिदर्श समष्टि के बारे में। तो प्रतिदर्श समष्टि अगर हम जान गए तो समझ लिए बहुत आसान हो जाएगा प्रायिकता। प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस एस से लिखा जाता है इसे। ठीक है, तो इसे कहा क्या जाता है, कैसे होता है ये? तो किसी भी घटने का कुल जो परिणाम होता है वो घटना कितने प्रकार से घट सकती है, ये अनुकूल परिणाम है। और कोई भी एक घटना को हम घटित करा रहे हैं तो उसके कुल कितने परिणाम प्राप्त हो रहे हैं,
ये होता है हमारा सैंपल स्पेस यानी प्रतिदर्श समष्टि। जैसे हमने कहा कि एक सिक्के को उछालने पर हमको पता है क्या आएगा, या तो सिक्के पर हेड आएगा उछालेंगे, और अगर हेड नहीं आया तो क्या आ सकता है, टेल। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और यदि हम इसे एक समुच्चय में लिख दें, इन संभव परिणामों को, दो ही परिणाम मिले, इन दोनों परिणाम को यदि हम समुच्चय में लिख दें तो इसको कहा जाता है सैंपल स्पेस यानी एस। ठीक है, तो ये होता है एस। और एनएस यहां पर कितना आ जाएगा, सैंपल स्पेस की संख्या कितनी है, कितने अवयव आए हैं, 2 आए हैं। 2 ही घटना घटित हो सकती है एक सिक्के को उछालने पर। 2 सिक्के को उछाला जाएगा तब क्या होगा, तो 2 सिक्कों को जब उछाला जाएगा तब हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा कि 2 को उछालने पर, अच्छा एक फार्मूला भी होता है, फार्मूला क्या होता है, 2 की पावर n। सैंपल स्पेस का अगर हमको नंबर निकालना रहता है तो उसके लिए फार्मूला होता है 2 की पावर n। n क्या होता है, n होती है बारंबारता, उछाल की संख्या। जैसे एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, चाहे 2 सिक्कों को एक साथ उछालो, बात तो वही हुई। तो कितनी बार उछाला गया सिक्के को, एक सिक्के को, वो उसके मान है। ठीक, एक बार उछाला गया तो घात 1, n का मान 1। एक सिक्के को 2 बार उछाला गया तो 2 सिक्कों को एक बार उछाला गया यानी तब भी 2 रखना पड़ेगा। ठीक, अगर एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है, ठीक है, या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, बात तो वही हुई, टोटल उतने ही परिणाम आएंगे। तो 3 सिक्कों को उछालिए, एक सिक्के को 3 बार उछालिए, तो कितनी बार उछाला गया, 3 बार उछाला गया। एक पासे को कितनी बार फेंका गया, 1 बार फेंका गया। तो फिर ये सिक्के के कितने पहलू होते हैं, 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो इसका मतलब 2 पहलू होते हैं और 2 की पावर n। अगर पासे की बात की जाएगी तो पासे में कितनी चीजें आ सकती हैं, 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और ऊपर पावर क्या लगा देंगे, n होती है उसकी उछाल की संख्या होती है। तो पासे के लिए 6 की पावर n और सिक्के के लिए 2 की पावर n होता है। ये चीजें हम जानते भी हैं, 11 में पढ़े, नहीं पढ़े हैं तो जान लीजिए, ये इतना होता है। ठीक भैया, तो 2 सिक्कों को एक साथ उछालो, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर कितनी बार, कितने सिक्के, सिक्कों की संख्या या उछाल की संख्या। तो कितने सिक्के हैं, 2 हैं, तो 2 की घात 2, n का मान 2, 2 की घात 2 मतलब 4, और 4 का आधा कितना होता है, 2। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 बार हेड और 2 बार टेल लिख देंगे, 2 बार हेड और 2 बार टेल लिख देंगे। अब 2 का आधा कितना होता है, 1, तो 1 बार हेड लिखेंगे, 1 बार टेल, फिर 1 बार हेड, फिर 1 बार हेड, फिर 1 बार टेल। ये हो जाएगा हमारा प्रतिदर्श समष्टि। यानी कितने टोटल परिणाम प्राप्त होने वाले हैं, यहां पर परिणाम भैया 4 प्राप्त हो रहे हैं। तो ns बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक, कब, जब 2 सिक्कों को उछाला जाएगा तब, या एक सिक्के को 2 बार उछाला गया। अगर 3 बार उछाला जाएगा तब क्या होगा, तो कितने परिणाम होंगे, तो सिक्कों की संख्या कितनी है, 3 है, 2 की घात n है, तो 2 की घात 3 बराबर कितना होता है, 8। या फिर एक सिक्के को 3 बार उछालो तब भी वही 3 रखना पड़ेगा, 3 आ रहा है तो 3 रखेंगे सिक्के के लिए, 4 आएगा तो 4, तो 2 की घात 3 मतलब 8, और 8 का आधा कितना होता है, 4, 8 का आधा 4 होता है, तो 4 बार हेड, 4 बार हेड, थोड़ा दूर दूर लिख दें, 4 बार हेड लिखना है और 4 बार क्या लिखना है, टेल। ठीक, जितने परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उसका आधा करो, उसका आधा लिख दो पहले बार हेड, और फिर उसी का आधा जो अवशेष बच रहा है, 4 बच रहे हैं, वो 4 बार टेल। अब 4 का आधा 2, तो 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल। अब 2 का आधा 1, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। ये हो गया। तो ये हो गए हमारे 8 परिणाम इतने, यानी यहां से ns बराबर कितना आ गया भैया, ns बराबर आया, ns बराबर आया 8। ns बराबर कितना आ गया भैया, 8 आ गया सैंपल स्पेस। आगे एक पासे को फेंका जाता है, तो एक पासे को फेंका जाएगा तो या तो 1 आएगा, 1 पॉइंट आएंगे, या तो 2 पॉइंट आएंगे, या तो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है,
6 आ सकता है, कुछ और नहीं आ सकता। एक पासा फेंका जाए, क्या 7 आ सकता है? नहीं आ सकता, ये असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 होती है। तो इसी को एक समुच्चय में लिख देंगे, ये बन गया सैंपल स्पेस। तो ns बराबर कितना हो गया? ns यहां से निकल के आएगा 6। अब 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है या एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, तब क्या मिलेगा? तो सबसे पहले एक पासे पर 1 आ जाए और दूसरे पासे पर भी 1 आ जाए। एक पासे पर 1 ही आ रहा है लगातार, तो पहले पासे पर 1 आ सकता है, दूसरे पर 2 भी आ सकता है। पहले पर 1 आ ही रहा है लगातार, दूसरे पर 3 आ सकता है, पहले पर 1, दूसरे पर 4, पहले पर 1, दूसरे पर 5, पहले पर 1, दूसरे पर 6। ऐसे ही पहले वाले 1 आ चुका है, एक वाला पहले वाले पर 1 आ चुका, अब पहले वाले पर 2 आए और दूसरे वाले पर 1 आए। पहले वाले पर 2, दूसरे पर 2, पहले पर 2, दूसरे पर 3, पहले पर 2, दूसरे पर 4, पहले पर 2, दूसरे पर 5, पहले पर 2, दूसरे पर 6। ऐसे ही 3 के लिए आएगा, ऐसे ही 3 के लिए आएगा। 3,1 से लगा करके डॉट 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 कहां तक? 3,6। ऐसे ही 4 के लिए 4,1 से लगा करके कहां तक आना है? 4,6। 5 के लिए आएगा, 5,1 से लगा करके कहां तक जाना है? 5,6। अब 6,1 से लगा करके कहां तक जाना है? 6,6 तक। बस इतने ही परिणाम हो सकते हैं। तो यानी ns बराबर हम निकालेंगे, ns बराबर कुल संभव परिणाम कितने हुए? तो कितने हो गए? 6 की घात n होता फार्मूला। n कितने पासे लिए गए हैं? यहाँ पर 2 पासे लिए गए, या उछाल की संख्या या पासों की संख्या। तो 6 की घात 2 बराबर कितना होता है? 36, और ये 36 हुआ सैंपल स्पेस। तो ऐसे हमको सैंपल स्पेस निकालना। जैसे एक झोले में 3 लाल और 5 सफेद गेंद, तो टोटल कितनी गेंद है? 8 गेंद, तो सैंपल स्पेस 8 का बनेगा। ठीक, एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, तो सैंपल स्पेस क्या हुआ हमारा? 52 हो गया संख्या। ठीक भैया, 8, अब 26 काली 26 लाल होते हैं पत्ते, ये तो पता है। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं जिसमें सभी के 13 होते हैं हमारे टोटल। ठीक, ये था हमारा सैंपल स्पेस। उम्मीद होगी कि समझ में आया होगा। कुछ लोग जानते भी हैं, आप लोग जानते भी हैं इसमें। अब आगे देखते हैं 6 नंबर क्या कह रहा है? घटना ए के घटने की प्रायिकता। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता जो होती है उसको किससे लिखा जाता है? PA से। ठीक, और ये मान सदैव क्या होगा? 0 और 1 के बीच में होगा। किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता का फार्मूला होता है इस घटना यानी ए घटना, इसके अनुकूल कितना परिणाम प्राप्त हो रहा है और बटे कुल परिणाम। जैसे अगर हमने यहां पर कह दिया कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक पासे को 6 बार फेंका जाता है, तो हमको पता है कुल परिणाम कितने होंगे? 6। अब उसमें सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो घटना कौन सी घटित हो रही? सम संख्या। सम संख्या टोटल हमारे दिमाग में, जैसे एक पासा फेंका गया, हमारे दिमाग में कितने परिणाम फिट हो गए? 6। इस 6 से बाहर नहीं आएंगे, तो 6 परिणाम यानी ns 6 हो गया हमारा। अब घटना क्या कर रहा है? घटना ये कह रहा है कि जो पासा है उस पर सम संख्या आ रही है। सम संख्या कौन आ सकती है? या तो 2 आ सकता होगा, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा। टोटल 3 ही चीजें आ सकती हैं। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं? सम संख्या आने की कितनी चॉइस है हमारे पास? कितनी चीजें हैं? तो 3 हो सकती हैं। और टोटल कितने में से? 6 में से। तो 3 × 3, 3 दूनी 6। तो एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता हाफ हाफ होगी, विषम भी हाफ होगी। ये चीजें हाफ हाफ, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो ए की पूरक घटना, ए की पूरक घटना का मतलब है ए का नहीं होना। तो किसी भी घटना के होने, मान लिया ए कोई घटना है, इसके होने की प्रायिकता PA। अगर ये घटना नहीं हो रही है, ठीक, पूरक घटना, ए की पूरक घटना का मतलब ए ना हो, ए को छोड़ करके ए के ना होने की प्रायिकता A बार बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये चीज याद रखिए। किसी भी घटना के घटने और घटना के घटित होने, और घटित लिख दिया जाए। किसी भी घटना A मान लिया अगर घटित हो रही है घटना A तो PA, अगर नहीं घटित हो रही है तो P0। तो कि A के घटने की प्रायिकता प्लस नहीं घटने की प्रायिकता, ये सदैव कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर। अगर हमको घटित की पता है, घटित की क्या होती है? PA, और ना घटित होने की निकालना है तो PA0 निकालना है। PA0 को ही पूरक घटना कहते हैं, यानी कि जो ए घटना पूरी ही ना हो, पूरक घटना।
ए पूरी हो रही है तो वो घटना हो गई, ए की पूरक घटना ए के घटित ना होने की प्रायिकता कह रहा है, यानी ए नहीं घटित हो रहा है, तो ए नहीं घटित हो रहा है तो बराबर क्या होगा 1 माइनस ए के घटने की प्रायिकता, ए के ना घटने की प्रायिकता बराबर 1 माइनस ए के घटने की प्रायिकता। ठीक, क्योंकि घटने और ना घटने का योग जो होता है वो एक होता है। ठीक, अगर कह दिया जाए घटना कोई है ए या बी, तो ए या बी का मतलब होता है ये घटना पूर्ण नहीं हो रही है, ए या फिर बी, तो दोनों में से कोई एक पूर्ण हो रही है, दूसरी पूर्ण नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम हमेशा यूनियन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? या अगर आ गया शब्द तो उसके लिए यूनियन का यूज करते हैं। अगर कह रहा है ए और बी मतलब दोनों, ए भी है बी भी है, तो इसका मतलब और का मतलब हमेशा क्या होता है? इंटरसेक्शन। ठीक भैया, ये चीजें याद रखिए आप। तो या लगा हो अथवा लगा हो तो इसका मतलब यूनियन, और लगा हो तथा लगा हो वा लगा हो तो उसका मतलब सदैव इंटरसेक्शन होता है। तो ये था थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रो। अब हम एक्सरसाइज 24.1 की जो है बारे में समझ लेते हैं। ये तो प्रायिकता का हो गया हमारा, अब इसके आगे के बारे में देखते हैं। चलिए ठीक, तो इसे इरेज कर देते हैं। तो एक्सरसाइज 24.1 यानी हमारी जो प्रायिकता क्रमशः चैप्टर चल रहा है, इसकी शुरुआत सह प्रतिबंध प्रायिकता से होगी और कक्षा 12 की प्रायिकता इसी टॉपिक से शुरू होने वाली है। सह प्रतिबंध प्रायिकता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? तो इसमें हमें प्रतिबंध दे दिया जाएगा पहले से ही। ठीक, यानी हमें दो घटनाएं दी जाएंगी और मान लिया दो घटनाएं ए और बी दी गई हैं, उसमें से कोई एक बता दिया घटना घटित हो गई है, अब उसके कारण दूसरी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी कि हमें प्रतिबंध दे दिया गया है ये कि कोई दो प्रायिकताएं, कोई दो घटनाएं दी जाएगी जिसमें से एक घटित हो चुकी, अब दूसरी घटाइए। अभी तक हमें कुछ नहीं दिया जाता था, अभी तक हमें केवल घटाना ही पड़ता था, कोई घटना घटित हो रही उसकी प्रायिकता निकालिए। अब यहां पर दो घटनाएं दी जाएंगी, एक घट चुकी होगी, अब उसके कारण दूसरी पर कोई प्रभाव पड़ रहा है तो उसकी प्रायिकता निकालिए। ठीक, कमेंट में डालिएगा अगर आपको इसको समझना अच्छे से, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि इसका एक अलग से मतलब वीडियो या किसी एक एक्सरसाइज में इसको एक अलग से एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया जाए। ठीक, तो अभी तक हम ये जानेंगे, मान लेंगे हमने कोई दो घटना हमें दी गई है, हमें दो घटनाएं दी गई हैं, एक घटना दी गई है, दो घटनाएं हमारे पास, एक है घटना ए और दूसरी हमारे पास घटना है बी। ठीक, अगर ए की घटित होना बी पर निर्भर है, घटना ए का घटित होना किस पर निर्भर है? बी पर निर्भर है, तो ये कहलाता है हमारा सह प्रतिबंध प्रायिकता। या बी का घटित होना किस पर निर्भर है? ए पर, यानी दो घटनाओं कोई एक मतलब किसी दूसरी घटना पर निर्भर जरूर करे, वो घटित हो रही है कि नहीं घटित हो रही, तो दूसरे पर निर्भर कर रहा है, तो ये होती है सह प्रतिबंध प्रायिकता। तो जिस पर निर्भर करेगा, जैसे हमने मान लिया जो घटना ए है वो किस पर निर्भर कर रहा है? बी पर, तो बी हमें दिया जाएगा, बी हमें दिया जाएगा, यानी कह देगा दिया है, ज्ञात है, ऐसे दे दिया जाएगा। जो हमें दे दिया गया ज्ञात है उसको लेकर के चलेंगे हम। ठीक भैया, तो ऐसे दे दिया जाएगा, कह देगा घटना दी गई है या ज्ञात है, अब ए के मतलब होने की प्रायिकता बताओ, तो घटना बी की प्रायिकता हमें ज्ञात है, अब ए की बताइए। ठीक, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, चलिए देख ही लेते हैं। हमने मान लिया कोई एक घटना घटित हो रही है कि एक सिक्के को दो बार उछाला गया है, यदि यह ज्ञात हो, समझिए, यदि यह ज्ञात हो कि घटना
बी पर घटना बी जो है, यदि यह ज्ञात हो कि यदि यह ज्ञात हो कि अच्छा यदि यह ज्ञात हो कि एक सिक्के पर, उससे नहीं ऐसे देखें, एक सिक्के पर शीर्ष आया है, तब दूसरे सिक्के पर पुच्छ आने की प्रायिकता, पुच्छ आने की प्रायिकता क्या होगी? अच्छा एग्जाम्पल है, छोटा सा है। तो एक सिक्के को 2 बार उछाला गया है। कितनी बार उछाला गया है? 2 बार उछाला गया है सिक्के को। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस हमारा क्या आएगा? 2 बार उछाला गया है तो पहले पर हेड आ सकता है, दूसरे पर भी हेड आ सकता है। पहले पर हेड आ गया और दूसरे वाले पर क्या आ गया? टेल। अब पहले पर यदि टेल आ गया तो दूसरे पर हेड आ सकता है, दोनों पर भी टेल आ सकता है, ये हमने बताया था। 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, फिर 1 बार हेड फिर 1 बार टेल, ये चीज तो हमने बताई है। यानी NS हमारा क्या आया है? सैंपल स्पेस। टोटल कितने परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं? सिक्के को 2 बार उछालने पर 4 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब इसमें कह रहा है यदि यह ज्ञात है, यदि यह ज्ञात है कि एक सिक्के पर, कहने का मतलब एक सिक्के का मतलब पहले सिक्के पर कह दीजिए, पहले सिक्के पर क्या आ रहा है? शीर्ष आ गया है। पहले सिक्के पर शीर्ष आ गया है तो जो ज्ञात है, हमें जो दिया गया हम उसको क्या लिखते हैं? बी। बी लिखते हैं, एफ लिख सकते हैं, इसको एफ ई से लिख सकते हैं। तो बी घटना ये हमें ज्ञात है, या कह सकते हैं दी है। जो ज्ञात है उसको बी से लिख रहे हैं कि पहले सिक्के पर क्या आ गया है? शीर्ष। इसमें पहले सिक्के पर शीर्ष कहां कहां आया? शीर्ष का मतलब भैया हमेशा याद रखिए, शीर्ष का मतलब हेड होता है और पुच्छ का मतलब टेल होता है, पुच्छ। ठीक भैया? तो पहले पर किसमें आया है? पहले पर शीर्ष किसमें आया है? इसमें पहले पर शीर्ष है, इसमें पहले पर शीर्ष है, इसमें पुच्छ है, इसमें पुच्छ है। तो केवल बी किसको दिखाएगा? पहले सिक्के पर पुच्छ आ रहा है, ये पहले सिक्के पर शीर्ष आ रहा है, तो ये हो सकता है या तो फिर ये हो सकता है। ठीक, अब हमको क्या करना है? तब दूसरे सिक्के पर पुच्छ आने की प्रायिकता निकालनी है। तो दूसरा सिक्का क्या मान लेंगे हम? दूसरी घटना हमारी ए है। अब बताना है इसके ऊपर क्या आना चाहिए? पुच्छ आना चाहिए। तो इसके ऊपर पुच्छ आना चाहिए, इसके होने की क्या प्रायिकता है? तो पुच्छ होने की, पुच्छ आ रहा है, पुच्छ आता है। दूसरे सिक्के पर क्या आना चाहिए? पुच्छ आना चाहिए। तो दूसरे सिक्के पर पुच्छ। अच्छा एक चीज ये बताइए, हमने यदि पता है कि एक सिक्का 2 बार उछाला गया, या 2 सिक्के को कह दीजिए 1 बार उछाला गया, तो 2 सिक्कों को 1 बार उछाला गया। अब हमको पता है कि पहले वाले सिक्के पर हेड आ गया है, पहले वाले सिक्के पर हेड आ गया है। तो अब बचे कितने? पहले पर हेड आ चुका है, अब दूसरे पर क्या आएगा? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, क्योंकि हमको पहले से पता चल चुका है कि पहले सिक्के पर हेड आ चुका है। अब दूसरे सिक्के पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हमको बताना तो दूसरे का है ना, पहले के लिए हमें फिक्स हो चुका है, पहले के लिए हम फिक्स है कि पहले सिक्के पर हेड ही आया है, पहले पर हेड आ चुका है। अब दूसरे पर क्या आ सकता है? दूसरे पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता है भाई। दूसरे पर हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो पहले पर पुच्छ आ चुका है, दूसरे पर क्या आना चाहिए? दूसरे पर कह रहा है, दूसरे पर कौन दिखा रहा है? ए दिखा रहा है। दूसरे पर टेल आए, और पहले पर क्या आ चुका है हमारे पास? पहले सिक्के पर हेड, और दूसरे सिक्के पर क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए।
तो ये घटना ए जो है कितना दिखा सकत, पहले पर हेड आ चुका, देख सैंपल स्पेस से समझ सकते हैं, पहले पर हेड आ चुका है, अब इसमें दूसरे पर हेड आ रहा है तो ये होना नहीं, दूसरे पर क्या आना चाहिए, दूसरे पर पुछ आए, तो दूसरे पर पुछ इसमें आ रहा है, टेल आ रहा है, तो ये होना चाहिए हेड और टेल, तो ये ए हो गया। ठीक, अब अगर देखा जाए बी क्या कर रहा, पहले सिक्कों को बता रहा कि पहले पर हेड आ चुका भैया, सर आप दूसरे पर टेल आए, तो दूसरे पर टेल कौन है, केवल यही तो हो सकता है। ठीक, अगर ए आ रहा है, ए घटना हमेशा बी से ही ली जाएगी, ए का जो प्रतिदर्श समष्टि है वो किससे आने वाला है, बी से ही आने वाला है, यानी ए जो है वो हमेशा सबसेट किसका होगा, बी का ही होगा, ए हमेशा बी में होगा, जो घटना घटित हो रही उसी से ए निकल के आएगा, देख लीजिए आया, क्योंकि हमको पता है ये पहले वाला तो ये तो बता रहा पहले पर हेड आ चुका है, अब दूसरे पर या तो हेड आएगा तो टेल, तो इन्हीं दोनों में से कोई एक यहाँ आएगा, तो ये पुच्छ कह रहा है तो पुच्छ आएगा, तो यही एक आ सकता है। ठीक, तो अब पुच्छ आने की प्रायिकता क्या होगी, तो ए हमें दिया क्या गया है, इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखा जाता है, दिया जो जाएगा उसे नीचे लिखिए, दिया क्या गया बी, निकालना किसकी प्रायिकता, जिसकी प्रायिकता निकालनी उसको ऊपर लिखिए, और फिर आगे क्या लिख दीजिए बी, तो पी ए अपॉन बी का मतलब है बी दिया गया है, अब ए की होने की प्रायिकता बताइए, तो ये बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या था, बी था, तो बी नीचे लिख दीजिए, ए और बी में जो कॉमन हो, तो ए और बी में देखिए कितने क्या कॉमन आया है, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है, एच टी है, इसकी प्रायिकता निकालेंगे, तो इसकी प्रायिकता का मतलब इसके अनुकूल परिणाम कितना है, इसका अनुकूल परिणाम, इसका इसमें अनुकूल परिणाम कितने हैं, एच टी केवल एक परिणाम है, टोटल कितने परिणाम थे हमारे पास, सैंपल स्पेस वाला 4 बटे पीबी में देखिए बी वाले में कितने कुल परिणाम है 2, टोटल कितने परिणाम है 4, 4 से 4 कैंसिल, बराबर कितना 1/2, ये आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक भैया, ऐसे करना है, ऐसे दिया जाएगा। अब चलिए फार्मूला देख लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सह प्रतिबंध प्रायिकता। सह प्रतिबंध प्रायिकता का जो फार्मूला है कि इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, व्यापक सूत्र इसका क्या होता है, व्यापक सूत्र, वो चीज देखते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे हमें दे दिया जाएगा प्रायिकता निकालनी है ए बटे बी की, ये बराबर होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, जो बटे में देखो बी हो चुकी है ए के होने की प्रायिकता, तो जो बटे में होगा वो मतलब घट चुकी है, क्या हो चुकी है, घट चुकी है। इसमें बटे में कौन था, ए है, तो ए क्या हो चुकी है, घट चुकी है, अब घट चुकी है, अब बी के घटने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक, तो ए की प्रायिकता निकालनी है, ए की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि घटना बी घट चुकी हो। ठीक भैया, और यहां पर बी की प्रायिकता निकालनी है, और कब, जब ए घट चुकी हो, तो बी की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कब, जब कौन घट चुका है, ए, जब या यदि घटना ए घटना घट चुकी है। वैसे ही सेम अगर ए बी ना दिया जाए तो ई एफ दे दिया जाएगा, ई बटे एफ का मतलब एफ हो चुकी है घटना, अब ई के होने की प्रायिकता, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, और बटे में कौन था, एफ था, तो पी एफ नीचे, बटे में बी था, बी पी बी नीचे, इसकी प्रायिकता नीचे, बटे में ए था, इसकी प्रायिकता नीचे, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, और जो बटे में है वो नीचे, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, और बटे में बी था नीचे।
इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर रहेगा, नीचे F था तो PF, नीचे E था तो PE, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर। यानी अब E हो चुकी है, F के होने की प्रायिकता है सेम ही, बस अलग अलग है। एक और है फार्मूला, एक और फार्मूला क्या है, PA यूनियन B बराबर, ये समुच्चय का है, बराबर होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। यदि आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे से तो यही हो जान जाएंगे, ठीक है। तो ये फार्मूला भी यूज होगा। चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन दिया गया है, फर्स्ट दिया गया है PA बराबर 3/4, PB बराबर 1/3, PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू 1/6। तब हमको निकालना PA बाई B, PA बाई B निकालना, PA के बटे में B निकालना है। तो इसके लिए क्या होता है फार्मूला, ऊपर इन दोनों का इंटरसेक्शन, अब नीचे B था तो इसकी प्रायिकता नीचे। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन मान दिया गया है, हाँ भैया दिया गया, कितना है 1/6 है, 1/6 बटा PB का मान कितना हमारे पास 1/3 है, तो 1/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर कितना आएगा 1/2। ये फर्स्ट हमारा हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड वाले का आंसर देखते हैं, सेकंड वाले का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें क्या निकालना हमको, PB/A निकालना है। तो PB/A का मतलब A हो चुका है, B के होने की प्रायिकता, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और नीचे क्या आएगा PA आ जाएगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें दिया गया, हाँ दिया गया है, चाहे B इंटरसेक्शन है लिखो, चाहे A इंटरसेक्शन B, कितना 1/8 है, 1/8 अपॉन PA कितना है हमारे पास 3/4 है, तो 3/4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो 2 3 6, 1/6 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर भैया अब हम देखते हैं थर्ड। थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम यहां पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें हमको निकालना क्या है, यूनियन निकालना है। यूनियन कब निकल सकता है, जब हमें क्या ज्ञात हो, इंटरसेक्शन ज्ञात हो, A ज्ञात हो, B की प्रायिकता ज्ञात हो। तो A और B की प्रायिकता ज्ञात है, B/A हमें अलग से दिया गया, हमको इंटरसेक्शन वाला नहीं ज्ञात है, तो B/A से इंटरसेक्शन निकालेंगे और वो मान यहां पर रख करके हम यूनियन वाला निकालेंगे। तो सबसे पहले हम PB/A का मतलब क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और बटे A था तो PA नीचे। अब इसका गुणा इधर कराएंगे तो इंटरसेक्शन वाला हमें मान मिल जाएगा कि PB इंटरसेक्शन A कितना होता है, इसका गुणा इधर तो ये हो जाएगा PA गुणा PB/A। तो PA हमारे पास कितना दिया गया 0.4 और PB/A कितना 0.6। हल करेंगे तो 4 × 24, 0.24 हो जाएगा, 2 अंक आगे दशमलव। ये हमारा इंटरसेक्शन का हो गया। अब हमको यूनियन वाला निकालना, तो यही हम फार्मूला यूज करेंगे। तो PA यूनियन B का फार्मूला ये लिखा ही है। PA कितना हमारे पास 0.4, PB हमारे पास कितना है 0.8 माइनस PA इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A 0.24। हल करेंगे तो 8 4 12, ठीक। कितने अंक आगे दशमलव है, 1 अंक आगे दशमलव, 0 लगाएंगे, माइनस का 0.24 घटाएंगे तो यहां से 10 में से 4 गया 6 बचा, यहां पर 1 बचा, 1 बचा, 1 इधर से उधार लेंगे, 11 में से 2 गया, कितना बचा 9, आगे 0 बचा, 0 में से 0 गया 0, तो 0.96 हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। एक्सरसाइज 24.1 का ये पहला पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद होगी कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं समझ में आया तब भी कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा इसे समझाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो आप सब लोगों का होमवर्क यही है कि प्रतिदर्श समष्टि निकालिए, बस पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ये तो फार्मूला था, वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो इसलिए चौथा और पांचवा हमने नहीं कराया, वो आगे के लेक्चर में वीडियो में हम करवाएंगे। ठीक है।